इट्स 1990s। वैंकूवर इज पैनिकिंग क्योंकि वहां पे आए दिन लड़कियां गायब हो रही थी। एक नहीं, दो नहीं, 50 से भी ज्यादा लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट्स फाइल हो गई थी। उनकी फैमिलीज और वैंकूवर के लोग प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पे उतर आए थे और उन सब का बस एक ही सवाल था, पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही। इतनी सारी लड़कियां यूं गायब हो गई और इनमें से अभी तक एक भी क्यों नहीं मिली। सालों गुजरते गए और मिसिंग वुमेन की लिस्ट और लंबी होती गई। और फिर 2000 की एक रात को पुलिस ने एक पिग फार्म को सर्च किया। इस फार्म का ओनर था रॉबर्ट पिक्टन, एंड व्हाट पुलिस अनकवर ऑन हिज फार्म मेड रॉबर्ट पिक्टन वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट हॉरिफाइंग सीरियल किलर्स इन हिस्ट्री। उस फार्म की सोयल में पुलिस को उन लड़कियों के बोन फ्रैगमेंट्स मिले और पिक्टन के फ्रिज में उनके कटे हुए पार्ट्स, एंड नॉट जस्ट पार्ट्स, पूरी बॉडीज, जिनकी एक्चुअल फोटोज तो मैं आपको यूट्यूब पे दिखा नहीं सकता, पर ये उनके कुछ स्केचेस। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। इवन उसके स्लॉटर हाउस और मीट ग्राइंडर के अंदर भी ह्यूमन टिश्यू मिला। एंड सबसे हॉरिफाइंग डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि रॉबर्ट पिक्टन ने अपने विक्टिम्स को काट कर और ग्राइंड करके अपने पिग्स को खिला दिया है। अगर आपको ये डिस्गस्टिंग लगा, दिस शॉक्ड यू, तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा दैट विल सेंड चिल्स डाउन योर स्पाइन। 11 मार्च 2004 शाम को लोग अपनी फैमिलीज के साथ अपने घरों में डिनर कर रहे हैं, अपने फेवरेट टीवी शोज देख रहे होते हैं कि अचानक इवनिंग न्यूज उनके शोज को कट कर देती है क्योंकि उन्हें एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी थी। पुलिस न्यूज पे आती है और कहती है कि अगर आप मीट खा रहे हो तो रुक जाइए, और अगर आपके घर पे पोर्क मीट पड़ा है तो उसे अथॉरिटीज को जमा करवा दीजिए, क्योंकि रॉबर्ट पिक्टन जो वहां पे मीट सप्लाई करता था उसने पोर्क मीट में ह्यूमन मीट मिक्स कर दिया है और पॉसिबली सालों से बेचता आ रहा है। वाओ, दे जस्ट ड्रॉप दैट न्यूज आउट ऑफ नोवेयर। इमेजिन उन फैमिलीज की क्या हालत हुई होगी जिन लड़कियों को वो कब से ढूंढ रहे थे, जिन लड़कियों के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लड़कियां उनकी डिनर प्लेट्स पे हैं और वो सब अननोइंगली कैनिबलिस्ट बन चुके हैं। इस न्यूज के बाद ऑब्वियसली आउटरेज हुआ, पीपल वर हॉरिफाइड। पर जेल के अंदर रॉबर्ट पिक्टन को जरा भी अफसोस नहीं था, उसे जरा भी शर्म नहीं थी। ही वॉज प्राउड। वो कह रहा था कि उसे बस एक बात का अफसोस है कि अगर वो थोड़ा और केयरफुल रहता तो वो एक और लड़की को मार पाता, जिससे उसका स्कोर एक परफेक्ट 50 हो जाता। वो अपने विक्टिम्स को ह्यूमंस की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा था। ही वाज जस्ट सैड कि वो 49 पे पकड़ा गया, और उसने खुद को अमेरिकन सीरियल किलर्स जैसे कि टेड बंडी से कंपेयर किया और कहा कि वो तो उनसे बहुत बड़ा है, लाइक इट्स अ कंपटीशन। इसकी ये सारी बातें हिडन कैमरास पे रिकॉर्ड हुई थी, जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू राई कोल्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का केस है रॉबर्ट पिक्टन, द पिग फार्मर सीरियल किलर पर। 1949 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि 26 नवंबर को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। और ये साल इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लगभग एक महीने पहले 24 अक्टूबर 1949 को रॉबर्ट पिक्टन का जन्म हुआ, हु लेटर बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इविल एंड नोटोरियस सीरियल किलर्स, जिसे लोग द पिग फार्मर किलर या फिर द बुचर के नाम से बुलाते थे। इसके क्राइम्स इतने ज्यादा और इतने हॉरिफिक थे कि इससे इंस्पायर होकर काफी सारी मूवीज और बुक्स लिखी गई है। रॉबर्ट पिक्टन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में पैदा हुआ था। उसकी मॉम और उसके डैड दोनों ही पिग फार्मर्स थे। उनका एक बड़ा सा फार्म था पोर्ट कोकिटलम पे, जो कि एक शहर है वैंकूवर से 27 किलोमीटर दूर। रॉबर्ट अपने छोटे भाई डेविड के साथ उसी फार्म पे पला बड़ा था। उन दोनों की एक बड़ी बहन भी थी, पर रॉबर्ट के डैड को लगा कि एक लड़की के लिए पिग फार्म सही जगह नहीं है, तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहने भेज दिया। Here's a question for you. क्या आपको लगता है कि अगर रॉबर्ट उस फार्म पे अपनी बहन के साथ बड़ा होता, एक बड़ी बहन की इन्फ्लुएंस रही होती उस पे, अ प्लेस फॉर कंफर्ट, तो शायद वो एक सीरियल किलर नहीं बनता? क्योंकि उसकी बहन के जाने के बाद वो अपने छोटे भाई डेविड और अपने मॉम डैड के साथ रहता था और उसके पेरेंट्स हॉरिबल थे। ऑब्वियसली कोई बचपन से सीरियल किलर नहीं होता, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे माहौल में बड़ा हुआ था। रॉबर्ट के डैड लेनर्ड फ्रांसिस बहुत अब्यूसिव थे। वो अपने बच्चों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, वो तो उनसे बात तक नहीं करते थे। वो डेविड और रॉबर्ट से पूरा पूरा दिन फार्म पे काम करवाते स्लेव्स की तरह, और इतना काफी नहीं था, वो उन्हें फिजिकली और मेंटली अब्यूज भी करते। इनफैक्ट वो अपने बच्चों से सिर्फ तब इंटरेक्ट करते थे जब उन्हें कोई काम होता था या जब वो उन्हें मारते थे। तो आई गेस इतनी इन्फॉर्मेशन से हम ये गेस कर सकते हैं कि रॉबर्ट अपने डैड के ज्यादा क्लोज नहीं था, बट ही वाज समवट अटैच्ड टू हिज मदर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी माँ बहुत अच्छी थी। शी वाज एज हॉरिबल एज देयर फादर। उनकी मॉम लुइस हेलिन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और डिमांडिंग थी। वो अपने बेटों से पूरा पूरा दिन उस फार्म पे जबरदस्ती काम करवाती। उन्हें रॉबर्ट और डेविड से जरा भी प्यार नहीं था, बल्कि वो तो अपने बच्चों से ज्यादा प्रायोरिटी
अपने पिग्स को देती थी। उन्होंने रॉबर्ट और डेविड को रोजाना नहाना, ब्रश करना, साफ कपड़े पहनना, बेसिक हाइजीन तक नहीं सिखाई थी। वो पूरा दिन फार्म में काम करते जहाँ वो काफी सारे एनिमल्स को हैंडल करते, जैसे कि काउस, डक्स, पिग्स, चिकन्स। एवरी मॉर्निंग दे मिल्क काउस, फिर काउ डंग साफ करते। उनके फार्म पे 200 से भी ज्यादा पिग्स थे, तो उन्हें हैंडल करना, उनकी फीसिस क्लीन करना, एंड सेम गोज विद चिकन्स एंड डक्स। तो बेसिकली वो काफी सारा मैन्योर हैंडल करते थे, सो दे स्मेल्ड लाइक फीसिस। और ये उनके लिए नॉर्मल था। वो उन गंदे कपड़ों में रोज स्कूल जाते थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्कूल के दूसरे बच्चे उनका बहुत मजाक उड़ाते। सब रॉबर्ट और डेविड को स्टिंकी पिगी के नाम से बुलाते। कोई इनका दोस्त नहीं बनना चाहता था, कोई इनसे बात भी नहीं करता था। लोगों को हैरानी होती थी कि ये परिवार इतनी गंदगी में कैसे रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इनके पास पैसे नहीं थे। दे वर रिच। उनका काफी बड़ा पोल्ट्री और पोर्क मीट का बिजनेस था, पर फिर भी उन्होंने वर्कर्स हायर नहीं किए थे। वो अपने बच्चों से ही काम करवाते थे और बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं करते। उनके घर के अंदर इवन बेडरूम में भी फार्म एनिमल्स यूं ही घूमते रहते हैं। ये सब जानने के बाद आई काइंड ऑफ फील गुड फॉर द सिस्टर जो इस फार्म पे बड़ी नहीं हुई। रॉबर्ट की फैमिली मीट बेचती थी, उसके पापा बुचर थे, राइट? तो उनके फार्म हाउस पे स्लॉटर्ड पिग्स और काउस, उनके कार्कसेस पड़े रहते थे। तो रॉबर्ट ने बचपन से वो सब देखा था। ही वाज जेडेड, तो उसे ऑलरेडी उन स्किन्ड एनिमल से इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना एक नॉर्मल बच्चे को पड़ना चाहिए। और जब वो 12 साल का था तो उसके साथ एक बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट विच स्टेड विद हिम। जब वो 12 साल का था तो उसने एक पेट काफ रख लिया, एक गाय का बच्चा। वो उसका बहुत ख्याल रखता, उसे बहुत प्यार करता। वो उसके साथ खेलना चाहता था, उसके साथ बड़ा होना चाहता था, जैसे कि लोग अपने पेट्स के साथ होना चाहते हैं। रॉबर्ट वाज हैप्पी फॉर वंस। पर एक दिन वो स्कूल से वापस आया और उसका पेट काफ उसे कहीं नहीं मिला। तो उसने अपने डैड से जाके पूछा कि वो कहाँ है, और उसके डैड ने कहा कि जाकर बार्न के अंदर देखो। और जब वो वहां गया तो उसने देखा कि दूसरे स्लॉटर्ड पिग्स के साथ उसका पेट काफ भी लटका हुआ है। हिज डैड स्लॉटर्ड हिज पेट। रॉबर्ट बहुत दुखी था। ही वाज ट्रॉमेटाइज्ड। वो पूरे दिन रोता रहा और फिर थक के सो गया। जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा प्यार था वो चीज उससे छीन ली गई थी। एंड दैट डे ही लर्न दैट नो वन एंड नथिंग रियली मैटर्स। हम आज हैं, कल नहीं है। ही गॉट एक्सट्रीमली डिसेंसिटाइज्ड। मे बी ये वाला इंसिडेंट एक कैटलिस्ट था जिसकी वजह से रॉबर्ट पिक्टन एक नोटोरियस सीरियल किलर बना। इसके अलावा एक और मेजर इंसिडेंट हुआ था विच शेप्ड हिज सेंस ऑफ मोरालिटी। रॉबर्ट का छोटा भाई डेविड गाड़ी चलाना सीख ही रहा था कि एक दिन वो अपने फैमिली ट्रक पे कहीं जा रहा था, एंड फॉर सम रीजन उसे रास्ते पे चलता हुआ एक 14 साल का बच्चा नहीं दिखा और उसने अपने ट्रक से उस बच्चे को टक्कर मार दी। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, पर डेविड वहां रुका नहीं, ना ही उसने पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल किया। वो सीधा अपने घर चला गया और अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया। उसकी मॉम लुइस वहां गई जहां वो बच्चा बेहोश पड़ा था। वो बच्चा जिंदा था, उसे बचाया जा सकता था, पर उसकी मॉम को लगा कि ही इज डेड और उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। अब बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, दे लर्न फ्रॉम देम। तो रॉबर्ट के मॉम के उन एक्शंस की वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बच्चों पे क्या असर हुआ होगा। एनीवेज, रॉबर्ट जब 14 साल का था तो उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और वो एक शॉप पर मीट कटर बन गया। उसने उस शॉप पर 7 साल तक काम किया। 7 साल में उसकी बुचरिंग स्किल्स काफी अच्छी हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली जिसका शिकार काफी लड़कियां बनी। 1970s में रॉबर्ट के मॉम और डैड दोनों की डेथ हो गई थी। सारा फार्म और प्रॉपर्टीज अब उन तीनों भाई बहनों की थी। प्रॉपर्टीज के साथ साथ उन तीनों को 1-1 करोड़ कैश भी मिला। दे वर रिच, बट फॉर सम रीजन रॉबर्ट अपने एनिमल्स के साथ उस फार्म पे ही रहा और वैसे ही कंडीशंस में रहा जैसे उसके मॉम डैड उसे रखते थे। पूरा पूरा दिन उस फार्म पे काम करना, बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखना और पर्सनल हाइजीन नॉन एग्जिस्टेंट। कुछ टाइम तो वो फार्म यूं ही चलता रहा, पर फिर 1996 में रॉबर्ट ने उस फार्म को रजिस्टर करवा दिया एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था द पिगी पैलेस फॉर गुड टाइम सोसाइटी, जहां काफी सारे स्पेशल इवेंट्स होते, पार्टीज एंड गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती, बड़े बड़े इवेंट्स जहां पे इवन 2000 लोग इकट्ठे होते थे, समटाइम्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड बिजनेस फिगर्स। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो बस नाम का था, एक फ्रंट। एक्चुअली में इस फार्म पे वाइल्ड रेव पार्टीज होती थी जहां पे ओपनली इलीगल हार्ड ड्रग्स चलते थे। वो पार्टीज एस्कॉर्ट्स, जंकीज और हेल्स एंजल्स के लोगों से भरी होती थी। हेल्स एंजल्स एक मोटरसाइकिल क्लब है कनाडा में। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये हार्डकोर मोटरसाइकिल गैंग के लोग रॉबर्ट के फार्म पे पार्टी करने क्यों आते थे? वेल, दे नेवर रियली रिस्पेक्टेड रॉबर्ट, बल्कि वो तो उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि रॉबर्ट थोड़ा स्लो था। वो फिल्थ में रहता था और अपने पिग्स के साथ खेलता रहता था। बट हेल्स एंजल्स को इतना बड़ा फार्म, पार्टीज और क्राउड मिल रहा था, सो दे अप्रिशिएटेड दैट। उन पार्टीज में कुछ लड़कियां और काफी सारी एस्कॉर्ट्स आती थी। रॉबर्ट जो कभी सोशल नहीं रहा था, ही फ्लरिश्ड इन दीज पार्टीज। वो उन गैदरिंग्स में काफी सारी लड़कियों से मिला। उनको खबर नहीं थी कि वो एक सीरियल किलर के फार्म पे हैं। ये मासूम सा, सीमिंगली हार्मलेस रॉबर्ट
रॉबर्ट ना जाने उन जैसी कितनी लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करके उन्हें मार के काट कर अपने पिग्स को खिला चुका है। रॉबर्ट स्पेसिफिकली टारगेटेड वल्नरेबल विमेन, जिनमें उस एरिया की वैंकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड की प्रोस्टिट्यूट्स और ड्रग एडिक्ट्स होती थी, क्योंकि ऐसी लड़कियां अगर अचानक कहीं गायब हो जाती थी तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था, कोई इन्हें ढूंढने नहीं जाता था। इवन पुलिस ऑफिसर्स भी इनके केसेस को सीरियसली नहीं लेते थे और यही वजह थी कि रॉबर्ट इतने सालों तक पकड़ा नहीं गया। वैंकूवर का जो डाउनटाउन ईस्ट साइड एरिया है वो एक ऐसी जगह है जो पॉवर्टी, होमलेसनेस, ड्रग एडिक्ट्स और प्रोस्टिट्यूट से भरा हुआ है। अगर आप इसका नाम गूगल पे डाल के इमेजेस में जाते हो तो आपको यही सब देखने को मिलता है। तो अगर आज भी वहाँ हालत इतनी बुरी है तो सोचो 90s में कैसी रही होगी जब रॉबर्ट पिक्टन एक्टिव था। तो रॉबर्ट उस एरिया में जाकर ऐसी लड़कियों को टारगेट बनाता जो ऑब्वियसली वल्नरेबल थी, डेस्परेट थी। वो उन्हें पैसे, ड्रग्स, अल्कोहल ऑफर करके अपने फार्म पे ले जाता और कुछ लड़कियां तो उसकी पार्टीज में भी जाने को तैयार हो जाती। एंड यू नो उस नेबरहुड में ये बात भी फैल रही थी कि रॉबर्ट के साथ जाना सेफ नहीं है, क्योंकि कुछ लड़कियां जो उसकी पार्टीज में गई थी, उसके घर गई थी, वो फिर कहीं दिखाई नहीं दी। पर फिर भी लड़कियां एडिक्शन की वजह से, गरीबी की वजह से, पैसों के लिए डेस्परेशन में उसके साथ जाती। जो विक्टिम्स अचानक कहीं लापता हो गई थी उनकी मिसिंग रिपोर्ट्स भी फाइल की गई थी, बट अगेन ये या तो एस्कॉर्ट्स थी या ड्रग एडिक्ट्स, तो पुलिस ने भी इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मोस्टली इन केसेस में ऐसा होता है कि या तो वो दूसरे किसी बड़े शहर जैसे कि LA में चली जाती है या फिर वो ड्रग ओवरडोज की वजह से मर जाती है। और सिर्फ यही वजह नहीं थी, फ्रैंकली दे वर कंसीडर्ड लो लाइव्स, तो वो जिए या मरे किसी को कोई परवाह नहीं थी। तो रॉबर्ट वैंकूवर से उन्हें 30-40 मिनट दूर अपने फार्म पे ले जाता, जहां वो उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करता, टॉर्चर करता एंड इवेंचुअली मार देता। 1997 में उस फार्म पर एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ। 23 मार्च की रात को एक लड़की चिल्लाते हुए, मदद मांगते हुए, भागते हुए उस फार्म से बाहर आ रही थी। उस लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे और उसके पेट से काफी खून बह रहा था। भागते भागते वो हाईवे पे पहुंची, जहां पे एक कार रुकी और उन्होंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। शी वॉज अटैक्ड विद अ नाइफ बट लकीली शी सर्वाइव्ड। उस लड़की का नाम था वेंडी लिन, वो एक एस्कॉर्ट थी। जब पुलिस ऑफिसर्स ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ तो उसने बताया वो हमेशा की तरह डाउनटाउन ईस्ट साइड पे थी, जहां पे रॉबर्ट ने उसे पिकअप किया, उसे $100 ऑफर किए और उसे अपने फार्म पे ले गया। वैंडी ने रॉबर्ट की वैन में एक दूसरी लड़की की ब्रा देखी, जहां उसे थोड़ा शक हुआ बट शी ब्रश्ड इट ऑफ। फार्म पर पहुंचने के बाद उन दोनों ने इंटरकोर्स किया और फिर वो ड्रग्स इंजेक्ट करने लगी जो रॉबर्ट ने उसे ऑफर किए थे। वैंडी के लिए सब कुछ रूटीन था कि अचानक रॉबर्ट ने उसे हैंडकफ्स पहनाने की कोशिश की टू रिस्ट्रेन हर। उसने रेजिस्ट किया, खुद को बचाने की कोशिश की, पर रॉबर्ट ने एक नाइफ निकाला और उसके पेट में मारने लगा। उसे काफी सारे कट्स लगे बट लकीली कोई भी कट फेटल नहीं था। वैंडी वॉज अ फाइटर, उसने रॉबर्ट के हाथ से वो नाइफ छीनकर उसे मारा। रॉबर्ट के गले और उसकी चेस्ट पे काफी सीरियस इंजरीज आई। वो अब लड़ने की हालत में नहीं था, तो वैंडी उस फार्म से भाग गई। उसका लगभग 3 लीटर खून बह चुका था और इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ी। अब इस इंसिडेंट के बाद श्योरली वन वुड थिंक कि रॉबर्ट पकड़ा जाएगा, उसे जेल हो जाएगी और उसके फार्म पे पुराने विक्टिम्स की बॉडीज भी मिल जाएगी। द फनी पार्ट वाज जिस हॉस्पिटल में वैंडी का ऑपरेशन चल रहा था, उसी हॉस्पिटल में रॉबर्ट आया अपने कट्स का इलाज करवाने, और हॉस्पिटल स्टाफ को रॉबर्ट की पॉकेट्स में उन हैंडकफ्स की चाबी भी मिली जो वैंडी के हाथ पर थे, तो वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो गया और वैंडी ने भी पुलिस को सब बता दिया था, पर फिर भी वो बच गया। ऑफिसर्स ने उसे अरेस्ट तो किया, पर $2000 देकर उसे बेल मिल गई और 1998 में ये केस ड्रॉप कर दिया गया, ये कहकर कि वैंडी लिन एक एस्कॉर्ट है और एक ड्रग एडिक्ट है, तो वो एक रिलायबल विटनेस नहीं बन सकती, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर 1997 में इस इंसिडेंट को सीरियसली लिया जाता तो अगले 4 सालों में जिन लड़कियों का मर्डर हुआ उन्हें बचाया जा सकता था। जब भी रॉबर्ट पिक्टन के केस पे बात होती है तो एक चीज हमेशा हाईलाइट होती है, वो है अथॉरिटीज की नाकामयाबी, वहां के पुलिस डिपार्टमेंट की गलतियां। अगर वो उन एस्कॉर्ट्स को इंसानों की तरह ट्रीट करते ओनली इफ दे केयर, तो रॉबर्ट बहुत पहले ही पकड़ा जाता और कनाडा के लोग अननोइंगली कैनिबलिस्ट नहीं बनते। या रॉबर्ट ने वो ह्यूमन मीट ग्राइंड करके पोर्क मीट के साथ मिक्स करके बेचा था। 1997 वाले इंसिडेंट के बाद लड़कियां आपस में बात करने लगी कि रॉबर्ट का फार्म बिल्कुल सेफ नहीं है। मेरी दोस्त हैदर वहां गई थी और लौट के नहीं आई, और सैरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। एंजेला जार्डीन, एक 27 साल की लड़की जो दिमाग
से अभी भी सिर्फ 10 साल की बच्ची थी। वो भी वहाँ डाउनटाउन में काम कर रही थी एज एन एस्कॉर्ट और नवंबर 1998 में वो रॉबर्ट पिक्टन का शिकार हो गई। 20 साल की स्टेफनी लेन जो 1997 में लापता हो गई थी। एक और 20 साल की विक्टिम मार्सेला जो अपने घर जा रही थी अपने मॉम और बॉयफ्रेंड के पास, बट शी नेवर मेड इट होम। उसे आखिरी बार दिसंबर 1998 में देखा गया था। जब 1998 में सैरा जेन नाम की एक लड़की गायब हुई तब पुलिस ने पता लगाया कि अभी तक लगभग 40 लड़कियां लापता हो गई हैं और कोई भी सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं लिया गया था। पुलिस को सैरा की एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था कि क्या वो उस किलर की नेक्स्ट विक्टिम है, क्या वो उसे देख रहा है लाइक अ प्रेडेटर। इसे पढ़ के पता चलता है दैट शी वाज स्कैर्ड। रॉबर्ट के विक्टिम्स कितने डर में जी रहे थे। अथॉरिटीज ने 1997 में वैंडी पे बिलीव नहीं किया, दैट वाज अ ह्यूज ब्लंडर। पर लेट 1998 में पुलिस को एक और अपॉर्चुनिटी मिली। बिल हिस्कॉक्स एक 37 साल का आदमी था who lost his wife in 1996। वाइफ के जाने के बाद he fell into depression, ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से वो ऑलमोस्ट मरने वाला था कि उसकी बहन ने उसे बचा लिया और उसे PNB सैल्वेज नाम की एक कंपनी में जॉब दिला दी। इस कंपनी के ओनर्स थे रॉबर्ट पिक्टन और उसका भाई डेविड। एज आई सेड बिफोर दे वर रिच। तो बिल हिस्कॉक्स उनकी फर्म में काम करता था और उसे उसकी सैलरी कलेक्ट करने हर हफ्ते उनके फार्म पर जाना पड़ता था। बिल ने पुलिस को बताया कि उसका फार्म बहुत स्केरी था। वहां पे एक 300 किलो का सुअर यूं ही भागता रहता था, who would chase and bite you। उसके फार्म पर एक वैन भी होती थी with tinted windows, वही वैन जिसपे वो उन एस्कॉर्ट्स को पिकअप करके अपने फार्म पे लाता था। बिल को रॉबर्ट की उन क्रेजी रेव पार्टीज के बारे में काफी कुछ पता था सिंस वो हर हफ्ते वहां जाता था एंड ही ऑल्सो न्यू कि उन पार्टीज में काफी सारी एस्कॉर्ट्स आती थी। तो जब बिल ने न्यूज में देखा कि कितनी लड़कियां जो कि ऑलमोस्ट सारी एस्कॉर्ट्स थी यूं अचानक लापता हो रही है, तो उसका सीधा शक रॉबर्ट पिक्टन और उसकी रेव पार्टीज पे गया। और एक दिन जब वो अपनी सैलरी कलेक्ट करने रॉबर्ट के फार्म पे गया था और वहां जो उसने देखा दैट वाज शॉकिंग। रॉबर्ट के घर और उसके वैन के अंदर काफी सारी लड़कियों के बैग्स और उनकी आईडीज थी। आई मीन ये तो बहुत क्रेडिबल एविडेंस था टू गेट अ सर्च वारंट। बिल हिस्कॉक्स ने इस सारी इंफॉर्मेशन को लाकर एक पुलिस डिटेक्टिव को दे दी। उस डिटेक्टिव ने इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश की पर फिर सैडली उस ऑफिसर का इस केस से ट्रांसफर कर दिया गया था और रॉबर्ट पिक्टन एक बार फिर बच गया। और बाकी पुलिस फोर्स जिनका इस केस पे ट्रांसफर हुआ था उन्होंने इस पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं। आई मीन एक डिटेक्टिव जिसने रॉबर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की उसे इस केस से ट्रांसफर कर दिया गया और फिर इस केस को वहीं रोक दिया गया। ये चीज हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि काफी सारे लोगों को जिनके पास पावर थी उन्हें रॉबर्ट ने पैसे खिलाए थे। बिल हिस्कॉक्स की कंप्लेन के बाद 14 और लड़कियां गायब हो गई थी। नाउ द टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया वाज मोर देन 60, प्रोबब्ली 70। जेनिफर फर्मिंगर एक 27 साल की लड़की जो दिसंबर 1999 में गायब हो गई थी, वो रॉबर्ट पिक्टन का शिकार हो गई। बट इसका केस इग्नोर किया गया अंटिल मार्च 2000 जब फाइनली पुलिस ने मिसिंग वुमेन की लिस्ट में इसका नेम ऐड किया और ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ था। टिफनी ड्रू एक और 27 साल की लड़की जो दिसंबर 1999 में गायब हुई थी और इसका भी नाम अगले 2 साल तक मिसिंग लिस्ट में लिखा ही नहीं गया था। ये भी रॉबर्ट पिक्टन की विक्टिम थी और 2 साल बाद तो उस बेचारी का डीएनए भी नहीं मिलेगा उस फार्म पर। रॉबर्ट पिक्टन के केस में सिर्फ मर्डर्स नहीं थे, इट वाज कैलकुलेटेड एक्सप्लॉयटेशन। अभी तक हमने उसका बचपन, उस फार्म और मिसिंग वुमेन के बारे में जाना। अब हम डिस्कस करते हैं कि उस फार्म पर एक्चुअली होता क्या था, वो मर्डर्स कैसे हुए और वहां के लोग कैनिबलिस्ट कैसे बने। इट्स एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। एज वी ऑलरेडी नो रॉबर्ट डाउनटाउन ईस्ट साइड की लड़कियों को टारगेट करता था जो एडिक्शन, पॉवर्टी, होमलेसनेस से सफर कर रही थी, तो वो उस चीज का फायदा उठाता। दे वर वल्नरेबल, तो अगर वो अचानक कहीं गायब हो जाती तो उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं होती और पुलिस भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। यू नो पुलिस तो इन लड़कियों को लेस डेड बुलाती थी, मतलब इनका लाइफस्टाइल इतना खराब है वो मर भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो पुलिस इनके केसेस पे ध्यान ना देकर मिडिल क्लास वाइट विमेन के केसेस को प्रायोरिटाइज करती। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम लोगों को ऐसे नाम देते हैं लाइक लेस डेड, तो हम उन्हें डीह्यूमनाइज कर देते हैं और फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उनकी परवाह ना करना। एनीवेज, तो ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी था क्योंकि यही वजह थी कि रॉबर्ट की सीरियल किलिंग्स इतने लंबे समय तक चलती रही, नॉट बिकॉज ही वाज स्मार्ट। रॉबर्ट अपनी वैन में बैठाकर उन लड़कियों को अपने फार्म पे ले जाता। वैन के अंदर फार्म तक तो उनका इंटरेक्शन बहुत कैजुअल रहता, पर फार्म पे पहुंचते ही वो सडनली डोमिनेट एक्ट करने लगता सिचुएशन और उस लड़की पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए। उसके बाद वो उन लड़कियों को बांध देता हैंडकफ्स या दूसरे रिस्ट्रेनिंग डिवाइसेस से जो उसके घर पे
मिले थे, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता, डिग्रेड करता और फिजिकली टॉर्चर करता। दे वर हेल्पलेस। क्योंकि आप जरा पावर इम्बैलेंस देखिए, वो लड़की शहर से बहुत दूर थी, वहां अकेली, और रॉबर्ट फिजिकली उनसे स्ट्रॉन्ग है, वो लड़कियां फिजिकली रिस्ट्रेन्ड है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, पूरी तरह होश में भी नहीं है, समवर ऑन ड्रग्स। उन विक्टिम्स को वैसी हेल्पलेस सिचुएशंस में लेके आना रॉबर्ट का एक रिचुअल बन गया था। एंड व्हेन ही वाज डन टॉर्चरिंग देम, वो उन्हें मार देता, या तो अपने हाथों से उन्हें स्ट्रैंगुलेट करके या फिर किसी रस्सी या कपड़े से। और वो हमेशा अपने विक्टिम्स को स्ट्रैंगुलेट नहीं करता, ही हैड सेवरल मेथड्स। उसके पास एक 22 कैलिबर हैंडगन थी जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, तो कभी कभी वो उसे यूज करता। जिन लड़कियों के रिमेन्स उसके फार्म पे मिले थे, उनके फोरेंसिक एनालिसिस के बाद पता चला कि एक और मेथड था जो उसने जेल में खुद एक अंडरकवर ऑफिसर को बताया था। वो विक्टिम्स को झूठ बोलकर उन्हें एंटी फ्रीज के इंजेक्शंस देता, ये बोलकर कि वो रेगुलर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि वो विक्टिम्स एडिक्ट्स थे। उस एंटी फ्रीज इंजेक्शन के बाद वो लड़कियां बस 5-10 मिनट ही जिंदा रहती। इन मर्डर्स के बारे में सुनने के बाद लोग हैरान थे, पर जब उन्हें पता चला कि रॉबर्ट ने उन बॉडीज के साथ क्या किया, दे वर हॉरिफाइड। वो एक पोल्ट्री फार्म था, तो वहां पे मीट कटिंग और प्रोसेसिंग के सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे। रॉबर्ट ने अपने ज्यादातर विक्टिम्स की बॉडी को अपनी ऑटोमेटिक सॉ से डिसमेंबर किया, एंड ही ऑल्सो स्किन सम ऑफ देम, जैसे कि वो उसके पिग्स हों। एक लड़की लिन एलिंगसन ने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि वो एक बार रॉबर्ट के फार्म पे गई और उसने देखा कि हुक्स, जहाँ पे नॉर्मली एनिमल मीट को उल्टा लटकाया होता है उनकी स्किन निकालने के लिए या उनका ब्लड ड्रेन करने के लिए, उसी हुक पर एक लड़की की डेड बॉडी लटकी हुई थी और रॉबर्ट उसकी स्किन निकाल रहा था। द साइट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग, स्ट्रेट आउट ऑफ अ हॉरर मूवी। वो लड़की एलिंगसन बहुत डर गई, बट रॉबर्ट के थ्रेट्स की वजह से वो घबरा गई और उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। एलिंगसन की बात पे और यकीन होने लगता है जब उसने बताया कि फार्म वाली पार्टीज पे रॉबर्ट जो मीट सर्व करता था वो बहुत ही स्ट्रेंज होता था, नॉट यूजुअल, इंप्लाइंग कि उन फार्म पार्टीज में रॉबर्ट ने उन विक्टिम्स का मीट सर्व किया है। और उसने ये भी बताया कि वो बहुत हैरान हुई थी ये देखकर कि जो ह्यूमन फैट होता है उसका कलर वाइट नहीं येलो होता है। ये पार्टीज में वो मीट सर्व करना रिमाइंड्स मी ऑफ द सीरीज हैनिबल। इट्स अमेजिंग। अगर आपने नहीं देखी एंड यू कैन हैंडल द गोर, सो इट्स अ मस्ट वॉच। एनीवेज, सो रॉबर्ट उन बॉडीज को डिसमेंबर करने के बाद उन्हें डिस्पोज कैसे कैसे करता था। उसका सबसे आसान तरीका था उसके पिग्स। पिग्स आर ओमनिवोर्स, तो वो अपने विक्टिम्स की बॉडीज को काट के अपने पिग्स के आगे डाल देता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये कंफर्म किया था कि वहां के पिग्स ने ह्यूमन टिश्यू कंज्यूम किया है और वहां के पिग पैंट्स में भी उनके रिमेन्स मिले थे। इट्स प्रीटी मेस्ड अप। इमेजिन उन लड़कियों की फैमिलीज पे क्या बीती होंगी व्हेन दे फाउंड आउट अबाउट दिस। दिस ऑलरेडी साउंड्स हॉरिबल, पर अब जो मैं आपको बताऊंगा दैट्स इवन वर्स। इट्स डायबॉलिकल। रॉबर्ट पिक्टन अपने विक्टिम्स की बॉडीज को काट कर उन्हें ग्राइंड करके उन्हें पोर्क मीट में मिक्स कर देता था और कस्टमर्स को बेचता था। वैंकूवर और आसपास के लोग ना जाने कब से उस फार्म से खरीदा हुआ मीट कंज्यूम कर रहे थे। उन्हें आइडिया नहीं था कि जिन लड़कियों को वो कब से ढूंढ रहे हैं उनके लापता होने पर और ना मिलने पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लड़कियों को उन्होंने अननोइंगली कंज्यूम किया है और इस वक्त उनके फ्रिज में शायद उन्हीं का मीट है। दैट्स व्हाई दिस वाज वन ऑफ द इफ नॉट द वर्स्ट सीरियल किलर केस इन हिस्ट्री। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली 2001 में पुलिस ने इस केस को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया और एक सर्च कमेटी बनाई। रॉबर्ट के अगेंस्ट इतनी सारी टिप्स पुलिस के पास आ चुकी थी और वो स्टैबिंग वाला इंसिडेंट, बट फिर भी फॉर सम रीजन पुलिस रॉबर्ट के फार्म को सर्वेल नहीं कर रही थी और वो अपने फार्म पे एस्कॉर्ट्स को ले जाता रहा। 2001 में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और फाइनली 2002 में जाकर रॉबर्ट को अरेस्ट किया गया। बट अजीब बात ये है कि वो अपने मर्डर्स की वजह से अरेस्ट नहीं हुआ था। उसके लिए तो पुलिस ने उसका फार्म सर्च किया ही नहीं था, बल्कि 6 फरवरी 2002 को पुलिस ने एक सर्च वारंट इशू किया रॉबर्ट की प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए, क्योंकि उन्हें खबर थी कि वहां पर इलीगल फायर आर्म्स है। एक ऑफिसर जो रॉबर्ट की प्रॉपर्टी को सर्च कर रहा था उसे वहां वो गन्स तो मिली ही, पर साथ ही साथ उन लड़कियों की कुछ चीजें भी मिली जो मिसिंग थी और एक इनहेलर भी मिला जिसपे उस लड़की का नाम लिखा हुआ था जो पुलिस की मिसिंग लिस्ट में थी। उस दिन तो पुलिस ऑफिसर्स ने रॉबर्ट और उसके भाई को वेपन ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट किया था और वो दोनों जल्द ही रिलीज भी हो गए, बट पुलिस ने रॉबर्ट पिक्टन पर नजर बनाए रखी। लड़कियों की बिलोंगिंग्स जो उन्हें उस फार्म पे मिली थी उस वजह से उन्होंने एक और सर्च वारंट इशू किया और तब उन्होंने जो डिस्कवर किया वो बहुत क्रीपी था। 80s और 90s में तो उन्होंने रॉबर्ट के ऊपर लगे हुए एलिगेशंस पे यकीन नहीं किया था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि रॉबर्ट ऐसा कर सकता है। उस पूरे फार्म को सर्च करने में, उस पूरी प्रोसेस में $70 मिलियन खर्च हुए थे, क्योंकि वो एक
छोटा सा खाली फार्म नहीं था, उसमें काफी सारे पिग्स और दूसरे एनिमल्स थे। मल्टीपल बार्न्स और शेड्स थे, स्लॉटर एरियाज थे, हैवी मशीनरी थी, उसका घर था। तो एक फोरेंसिक स्टैंड पॉइंट से दिस वाज द वर्स्ट केस सिनेरियो। उस एरिया को सिक्योर करने में 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और फोरेंसिक स्टाफ लगे थे। वो जगह अब बस एक फोरेंसिक क्राइम सीन नहीं, ऑलमोस्ट एक आर्कियोलॉजिकल साइट बन गई थी, क्योंकि उन्हें वहां की सॉइल को लेयर बाय लेयर रिमूव करना पड़ा, जिनमें उन्हें लाखों बोन फ्रेगमेंट्स मिले। और हर बोन फ्रेगमेंट को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कैटलॉग करना जरूरी था। उन्हें विक्टिम्स के कपड़े मिले, उनकी ज्वेलरी मिली और आईडी कार्ड्स मिले और गन्स मिली, और वो सारे रिस्ट्रेनिंग डिवाइसेस मिले जिससे वो अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करता था। उन्हें उस फार्म पे एटलीस्ट 27 विक्टिम्स के रिमेन्स मिले। कुछ बॉडी पार्ट्स फ्रीजर में थे और कुछ रिमेन्स पिग्स के खाने में मिक्स्ड। इसी सर्च में उन्हें पता चला कि रॉबर्ट ने उन बॉडी पार्ट्स को पोर्क मीट में मिक्स करके बेचा है। 2002 में रॉबर्ट को अरेस्ट किया गया था और फाइनली 2004 में पुलिस ने टीवी पे रिपोर्ट किया कि अगर आप सब ने रॉबर्ट के फार्म का मीट कंज्यूम किया होगा तो आप सब अननोइंगली कैनिबल्स बन चुके हो। इमेजिन आप हमेशा की तरह नॉर्मली डिनर कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, एंड यू हियर दिस। फिर ऑफिसर्स ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप सब बीमार नहीं होंगे अगर आपने उस पोर्क मीट को अच्छे से पकाया होगा तो। अब हम आते हैं रॉबर्ट के इंटेरोगेशन पे। अनलाइक मोस्ट सीरियल किलर्स, रॉबर्ट ने उस इंटेरोगेशन में कन्फेस नहीं किया था। उसका कन्फेशन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, क्योंकि उसने एक दूसरे प्रिजनर के आगे कन्फेस किया था, एंड ही डिडंट नो कि उसके साथ जो प्रिजनर है वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। जस्ट वॉच दिस वीडियो। I was in my work, maybe even 50. That's what I was stopping people for. Yeah. I wanted one more, make a big bad hole. Make a big five. रॉबर्ट ने एडमिट किया कि उसने उन लड़कियों को मारा था और बॉडीज को डिस्पोज किया था। वो ये सब ऐसे बता रहा था जैसे ही वाज प्राउड ऑफ इट। वो ग्लोट कर रहा था। उसे अपने किए पे जरा भी रिग्रेट नहीं था। हाँ, उसे एक बात का अफसोस जरूर था कि अगर वो बस एक और जान ले पाता तो वो अपना गोल्डन नंबर 50 हिट कर लेता। दिस रिकॉर्डिंग शॉक द होल नेशन। जनवरी 2006 में रॉबर्ट का ट्रायल शुरू हुआ और दिसंबर 2007 में उसका रिजल्ट आया। रॉबर्ट पिक्टन वो सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन और 25 साल तक उसके बाहर आने के कोई चांसेस नहीं, विच मीन्स कि 2035 के बाद वो शायद बाहर आ सकता है। आई नो इट्स इन्फ्यूरिएटिंग, इतने सारे मर्डर्स के बाद भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर पैरोल, बट डोंट वरी, क्योंकि 19 मई 2024 में प्रिजन के अंदर रॉबर्ट पे अटैक हुआ और 31 मई को वो हॉस्पिटल में मर गया एट द एज ऑफ 74। उसके अटैकर ने बताया कि उसने रॉबर्ट को इसलिए मारा क्योंकि एक तो रॉबर्ट सबको प्राउडली अपने क्राइम्स के बारे में बता रहा था, और दूसरा उस अटैकर ने कहा कि उसने ये सब रॉबर्ट के विक्टिम्स की खातिर किया। अब फाइनली उन्हें जस्टिस मिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई वुड लव टू हियर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस केस के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है। प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।